नाउ आई स्टार्ट माय क्लास. बच्चे आते जाएंगे. नाउ आई स्टार्ट माय क्लास. 1 2 3 4 5 बच्चे आए अभी. 6. 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं. आज हमारा लास्ट डे है. टुडे इज आवर लास्ट डे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जो मैंने इतना पढ़ा दिया है. इफ एनीबॉडी फाइंड्स आउट एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, प्लीज यू कैन आस्क. फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. आप लोग मुझसे क्वेश्चन, आई एम देयर टू टीच यू. मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ. तो इसलिए अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी. जहाँ स्ट्रक्चर ऑफ उसमें एटम में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको क्लियर नहीं समझ में आया, कहाँ मैं जल्दी चली गई, वो आप मुझे बताएंगे. और मुझे आई विल लव इट कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे. इसलिए अब अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है, आप लोग पढ़ते जाइए घर में, क्योंकि टाइम बीतते पता नहीं चलेगा कब आपके एग्जाम आ जाएंगे. नाउ हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे. Now I come to the 5th question. Compare the proposed model of the atom given in the chapter. जो थॉमस मॉडल ने, रदरफोर्ड ने और बोहर ने जो 3 मॉडल दिए थे, उनका कंपैरिजन मांगा है. द क्वेश्चन इज कंपेयर द मॉडल. मतलब इन्होंने क्या क्या बात बताई थी, आपको वो कंपेयर करके लिखनी है. सबसे पहले थॉमसन, जे थॉमसन, देन रदरफोर्ड, उसके बाद आए आपके नील बोहर. तो ये आपको लिखनी है. अच्छा, can anybody tell me who discovered about neutron? Can anybody tell me neutron को किसने बताया था? Who discovered neutron? बताइए. Who discovered neutron? आप लोग बिल्कुल मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ते नहीं है. न्यूट्रॉन किसने बताए थे, खोजे किसने थे? कि एटम में, न्यूक्लियस में एक और चीज होती है न्यूट्रॉन, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता. अंजलि. मैम जेम्स चैडविक. जे चैडविक. किसने बताया था? जे चैडविक. और ये कब बताया था चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में? इन विच ईयर? 1932. जे चैडविक. आप लोग ध्यान से, ठीक से ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखो. जे चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932. इससे पहले न्यूट्रॉन के बारे में ना थॉमसन ने बताया, ना रदरफोर्ड ने बताया, और ना ही आपके नील बोहर ने बताया. जे चैडविक को सबसे पहले उन्होंने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो न्यूक्लियन, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं. देयर इज वन मोर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन. एंड न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. ये सबसे पहले जे चैडविक ने बताया था. अब आपके पास 5th क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने एक ही क्वेश्चन में थॉमसन का, उसी में नील बोहर का, उसी में रदरफोर्ड का, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने तीनों पूछ लिए हैं. तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 मार्क का आ भी सकता है, कि कंपेयर द प्रपोज्ड मॉडल. प्रपोज माने जो बताया है. कंपेयर द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ द गिवन एटम गिवन इन द चैप्टर. पहला कौन है? जे थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, एंड तीसरा है आपका ये बोहर्स मॉडल. तो इन तीनों के बारे में अगर आप बताएंगे तो इसका मतलब आपको सारी केमिस्ट्री आ गई. तो सबसे पहले आप लिखेंगे जे थॉमसन. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जे थॉमसन. तो थॉमसन के बाद आप रदरफोर्ड, फिर नील बोहर. थॉमसन ने सबसे पहले हमको बताया था कि, क्या बताया था कि स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इन दैट स्फीयर चार्ज. लाइक जैसे वाटरमेलन में सीड्स हैं, या आपका क्या नाम था, प्लम इन द क्रिसमस पुडिंग में फैले होते हैं ना. तो ये उसने बताया था, ये एक मॉडल बताया था जे थॉमसन ने. फिर से आप देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए चाहे मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल में. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर लिखिए.
3 कॉलम बनाइए, पहले में जे थॉमसन, दूसरे में रदरफोर्ड एंड तीसरे में आप थर्ड कॉलम में यू राइट डाउन नील बोहर। सबने अपनी वो लगा दिए, डीपी लगा दिए सबने अपनी अपनी। अब थॉमसन के नीचे आएगा, जे थॉमसन के नीचे आएगा, उसने जो बताया था 3 कॉलम बनाइए, जे थॉमसन के नीचे लिखिए an atom consists of a positively charged sphere. An atom consists of a positively charged sphere. Sphere कहते हैं गोले को। एक एटम positively charged sphere. An atom consists of the positively charged sphere with, ध्यान से लिखिए, लिखते जाइए, मुझे अच्छा लगे, with electrons embedded in the with electrons embedded in, like a plum in the Christmas pudding, like a plum in the Christmas pudding, or seeds in a watermelon, or seeds in a watermelon. मैं जे थॉमसन का फिर रिपीट करती हूँ। जे थॉमसन ने कहा था an atom consists of a positively charged sphere, S-P-H-E-R-E. An atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in, like a plum in the pudding or seeds of the watermelon. ये जे थॉमसन ने कहा था। नाउ यू कम टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे बनाएगा 3 कॉलम बनाएगा। पहले में जे थॉमसन आया, हाँ पहले में थॉमसन, दूसरे में रदरफोर्ड, अब आया आपका रदरफोर्ड। हाँ रदरफोर्ड, इसने गोल्ड फॉइल पे करा था ना। रदरफोर्ड थर्ड में नील बोहर। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया, सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो अब आप रदरफोर्ड का लिखिए, राइट डाउन, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, an atom consists of a positively charged particle concentrated at the center known as a nucleus. An atom consists of a positively charged particle concentrated at the center known as a nucleus. Known as, the size of nucleus is very small. न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। The size of nucleus is very very small as compared to the size of atom. Size of nucleus is very small as compared to the size of atom. Size of nucleus is very small as compared to the size of atom. एटम की साइज की तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। The electrons revolve around the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. In well-defined orbits. Electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. Now I come to the third point, बोहर मॉडल। बोहर ने क्या बताया था कि उनका अपना फिक्स पाथ है, उनका एक फिक्स रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ऐसे नहीं है कोई भी किसी रास्ते में घूम रहा है। उसने कहा उनका एक फिक्स रास्ता है, उसको उसने एनर्जी लेवल, उसको उसने डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा है, उसने उसको कहा है डिस्क्रीट ऑर्बिट। These are, ना बोहर पे आइए, there are only certain orbits, there are only certain orbits as energy level, there are only certain orbits as energy level or discrete orbits in the atom in which electrons revolve around the nucleus. In which electrons revolve around the nucleus. There are only certain orbits known as energy level or discrete, D-I-S-C-R-E-T
discrete orbits in the atom, discrete orbits in the atom in which electrons revolve, in which electrons revolve around the nucleus, in which electrons revolve around the nucleus. Electrons do not radiate energy while revolving in the energy level. ये सबसे ज्यादा important point है. Electrons do not revolve energy while revolving. Electrons do not evolve. Radiate energy. Electrons do not radiate energy. उनसे energy नहीं निकलती है when they revolve in a energy level. जब वो एक एनर्जी या डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं तो उनकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती है. ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया. नाउ आई कम टू द 6th क्वेश्चन. निकालिए 6th क्वेश्चन क्या है. Summarize the rule for writing the distribution of electron in various shell for the first 18 elements. वो मैंने first 18 elements का आपको पहले भी कराया था, याद है आपको? KLMN. तो K shell में जो पहला shell है, K shell is the first shell. K shell जो है first shell है, उसका होगा 2 into 1 का होल स्क्वायर 2. L शेल है दूसरा 2 into 2 का होल स्क्वायर 8. M शेल में 2 into 3 का होल स्क्वायर 18. ये देखिए, it will be the K शेल फर्स्ट शेल है 2 into 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 2 into 1 2. L शेल में ये दूसरा शेल है 2 का होल स्क्वायर लिया, 2 into 2 होल स्क्वायर 8. M शेल में तीसरा शेल है 3 का होल स्क्वायर 9, 9 into 2 18, 9 into 2 18. तो ये प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन KLM शेल. उन्होंने 18 तक कहा है, मैंने 18 तक बता दिया और बुक में भी बहुत क्लियरली दिया. आप लिख लीजिए K शेल 2 into 1 का होल स्क्वायर, L शेल 2 into 2 का होल स्क्वायर, M शेल 2 into 3 का होल स्क्वायर. हो गया. हो गया. The outermost orbit can be, now write down, the outermost orbit can be accommodated by maximum number of 8 electrons. The outermost orbit can be accommodated by, the outermost orbit can be accommodated by maximum number of 8 electron. जैसे L शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता. कोई भी वैलेंस शेल होगा, K में तो 2 ही रहेंगे. किसी भी वैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर 8 तो होने ही चाहिए. दूसरा पॉइंट, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट पॉइंट, shells are filled with electrons in a stepwise manner. तो stepwise manner का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन्स के ब्लॉक के शेल में आएंगे, जब के शेल फुल हो जाएगा फिर एल शेल में जाएंगे, फिर एम शेल में जाएंगे. स्टेपवाइज का मतलब समझ में आ गया. फर्स्ट शेल के है तो पहले के को फुल करेंगे. तो लिखो शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्टेपवाइज मैनर by a maximum number of, sorry, it's stepwise manner. Example, the outer shell is not occupied. The outer shell is not occupied with the electrons unless the inner shells are completely filled. Unless the inner shells are completely filled. बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे जब तक कि अंदर के शेल completely filled नहीं हो जाएंगे. The outer shell will not be occupied unless the inner shells are completely filled. K shell fill होगा, L shell fill होगा, M होगा, N होगा, तब इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते जाएंगे.
वेरी गुड. नाउ 7th क्वेश्चन आप लोग अपने आप करके दिखाओ और मुझे जवाब भी दो वीडियो ऑन करके. अनम्यूट योरसेल्फ. Do 7th question yourself. I have done it so many times. Do it yourself and मुझे आंसर बैक, आंसर मी, इसको अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए. Do 7th question. बहुत आसान है. They are asking the valency of silicon and oxygen. Define the valency of taking example of silicon and oxygen. पहले आपने डिफाइन करनी है वैलेंसी को कि वैलेंसी क्या होती है. डिफाइन द वैलेंसी. पहले आपने वैलेंसी को डिफाइन करना है, फिर उसका एग्जांपल आपको लेना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का. वैलेंसी को एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल लेना है आपने सिलिकॉन और ऑक्सीजन का. उस एग्जांपल को लेते हुए आपने वैलेंसी को डिफाइन करना है. क्या वैलेंसी होती है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. कंबाइनिंग, उसकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है. The valency of an electron is the combining capacity of the element. The valency of the element is the combining, मतलब कितनी कैपेसिटी से दूसरे मेटल के साथ कंबाइन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है. The combining capacity, the valency of electron is the combining capacity of the element. It is determined by the number of electrons present in the outermost shell. It is determined by the number of electrons present in the outermost shell. I again repeat it. The valency of an element, the valency of any element is the combining capacity of that element. Valency of that element is combining capacity of that element. It is determined by the number of electrons found in the outermost shell. If the number of electrons are 2, the valency will be 2. If the number of electrons in outermost shell are 4, the valency will be 4. अब उन्होंने कहा by taking the example of silicon and oxygen. बता सकते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? Can you tell me what is the atomic number of silicon? 14. 14. तो इसका कैसे अरेंजमेंट होगा? अरेंजमेंट बोलो कैसे होगा? 284. वेरी वेरी गुड. मुझे अच्छा लगता है आप लोग जवाब देते हैं. I get energy from you people. When you answer me, I get energy कि मैं और अच्छा आगे पढ़ाऊं. और when you people do not respond, I do not get any energy. I feel like leaving the class. तो अब आपके पास 4 हो गया, तो आपकी सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है. तो उन्होंने दो चीजों का कहा. आप एग्जांपल लीजिए, एक ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन. ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर है? 8. मालूम है ना? तो इसका होता है 2 और 6 होता है ना. अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? टेल मी. 2. वेरी गुड. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, 5 है, 6 है, जितने भी है, 7 है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 8. 8 से माइनस करेंगे और वो आपका उसकी आप 6 है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन. तो 8 - 6 = 2. ऐसे क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आते हैं, तो 8 - 7 = 1. So when the number of electrons are up to 4 or 4, the valency will be that only 1, 2, 3, 4. But when the number of valence electrons are more than 4, then you have to subtract from the 8. 8 से subtract करेंगे और जो आएगा, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, तो इसका एलिमेंट होता है 2 और 5. तो अब आप इस 5 को 8 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी 3 वैलेंसी हो जाएगी उसकी. तो इस तरीके से ये आपका 7 क्वेश्चन भी हो गया. ये आप सारे क्वेश्चन कॉपी में करेंगे और मुझे फॉरवर्ड करेंगे. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. रीड इट योरसेल्फ. Explain with examples. Atomic number, mass number, isotopes and isobar. Give any 2 uses of isotopes. बस 2 यूनिट. अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है? मणिशंकर, आई अप्रिशिएट योर डीपी. डीपी लगा के बहुत ही अच्छा काम किया आपने और बहुत अच्छी डीपी लगाई है. बेवकूफों वाली डीपी लगा रखी है मणिशंकर ने. And he is disappeared. He is not sitting there. I know it. Manishankar is not there.
अपनी डीपी लगा के इधर उधर घूम रहा है ये। मैम मैं इधर ही हूँ। तो ये डीपी क्यों लगा रखी है मेरे आगे? हटाओ उसको, बेवकूफ वाली डीपी। वीडियो ऑन करो अपना। who can explain atomic number? Who can explain atomic number? What is atomic number? बताओ, who can explain atomic number? Ma'am, the number of protons in an atom is known as atomic number. Number of the protons found in the nucleus of an atom. अच्छी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको present in the nucleus of an atom, that is called इसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 7। अगर कोई भी आपको डेफिनेशन पूछते हैं तो उसमें आपको डिफाइन तो करना है, डिफाइन कर, और उसको आपने एग्जांपल जरूर देना है। If chemical reaction is required, then write down chemical reaction. If chemical reaction is not required, then you give one example. For example, the number of proton found in the nucleus of an atom or present in the nucleus of atom is its atomic number. Example, nitrogen has got 7 electrons, 7 protons in the nucleus. So 7 uska atomic, nitrogen has 7 atomic number. You got it? Now next number क्या, next question क्या है, क्या define करना आपने? Mass number. Now tell me what is the mass number? Anybody else? What is the mass number? बोलो। The number of nucleus and the number of protons and neutrons present in a nucleus is known as mass number. The number of Nucleus and protons, neutrons and protons. Protons and neutrons present in the atom of an element. Beta, try to write complete language, complete sentence. Proton and neutron present कर दिया, कहाँ पे present है? हवा में लटके हुए हैं। From in nucleus. हाँ, nucleus of an atom. Atom भी बोलना पड़ेगा आपको। The mass number of the element is the sum of. The mass number of element is the sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of atom of an element. ये होगा present, the mass number, sum of, sum मतलब addition करके दोनों को जोड़ा हुआ है। The mass number is the sum of neutron and proton found in the nucleus of an atom of an element, that is called mass number. Suppose जैसे carbon has got atomic mass 12, so it has 6 proton and 6 neutron. But if carbon has got atomic mass 14, then proton are 6 and neutrons are 8. Now next क्या? Isotope. Isotope को कौन define करेगा? बोलो, हिम्मत करो, कोई बात नहीं, गलत ही करो, करो सही। Define करो बेटा। Isotope. What are isotopes? Isotopes बोलो। are which has different mass number. और सेम क्या है? डिफरेंट मास नंबर तो हो गया, Same क्या है? atomic number. हाँ ठीक से बोलो। Same और डरो मत। atomic number. मैं यहाँ पे निकल के तुम्हारे पास तो आ नहीं जाऊंगी। हिम्मत से बोलो, कीप कॉन्फिडेंस इन यू। गलत है तो भी कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, डोंट लूज कॉन्फिडेंस योर्स। फिर से बोलो, क्या है मास नंबर? दे Isotopes are which has different mass number and सेम एटम। इसको आप ऐसे लिखेंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द एटम। आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं एटम? अभी आपने नहीं बोला। Isotopes are the atom of having same mass number, say different mass number and same atomic number. Atoms word लिखिए बीच में, फिर बोलिए क्या होगा? What are isotope? बोलो बेटा। Isotopes are which has Isotopes are क्या है? Ma'am, isotopes are the atoms of. हाँ बोलो। Atom. Atoms. Isotopes are the atoms which having different mass number and same atomic number in its atom. Well, which is of an element.
अब आप इसको एटम जरूर वर्ड लिखे, आप आइसोटोप वो दोज हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। अरे भाई वो कौन है आइसोटोप में? एटम्स। एटम्स द आइसोटोप्स जो है उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। अब इसका एग्जांपल आप कुछ भी डिफाइन करने को देंगे, एवरी टाइम यू विल डिफाइन इट विद राइटिंग द एग्जांपल। इसका एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हाइड्रोनियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, याद है आपको? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन के Yes, 3 ma'am. आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में एक एक ही है, एक इसका एटॉमिक नंबर है, एक इसका एटॉमिक मास है। ड्यूट्रियम में क्या है, इसका एक न्यूट्रॉन है लेकिन इसका एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक एक हो गया ड्यूट्रियम में। तो ट्रिटियम में भी इसी तरह बढ़ते जाते हैं। आपको मैंने बुक में दिया हुआ है, आप निकालिए पहले, मैं जल्दी नहीं है मुझे, आप निकालिए पहले, बुक में लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह देखिए आप पहले, इसके आइसोटोप हाइड्रोजन के दिए हुए हैं। इसका खाली शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, ये मत सोचिए आइसोटोप में पूछा जाएगा। I can ask you in a short note, write down the short notes on the isotopes of the hydrogen and their uses. ये लिखा हुआ है देखो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में एक आपका एटॉमिक नंबर एक है, मास नंबर भी एक है, इट मीन्स इट हैज गॉट वन ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम में क्या है, 1 और 2, एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रियम में आके न्यूट्रॉन बढ़ गया। ट्रिटियम में क्या है, एक प्रोटॉन तो एक ही है, न्यूट्रॉन 2 है, क्योंकि 3 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। तो अब आप इसको लिखिए, अच्छी तरह लिखिए, इसको लिखिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम ये उसके आइसोटोप है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम। अब आपका प्रोटियम में क्या है, हाइड्रोजन में आप देखिए 1 and 1, इट मीन्स 1 एटॉमिक नंबर है और 1 इसका मास नंबर है, इसके पास एक ही प्रोटॉन है। तो अगर ये पूछा जाए ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम में क्या इंक्रीज होता है, what thing increasing in deuterium and tritium, then what will you answer me? बोलो, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम में क्या चीज इंक्रीज होती है? एटॉमिक नंबर तो एक ही है तीनों जगह, लेकिन एक में एटॉमिक मास 2 हो गया, एक में 3 हो गया, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है बताओ? एटॉमिक मास। नो, एटॉमिक मास क्यों इंक्रीज हो रहा है? व्हाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास? क्या चीज एटॉमिक मास में, न्यूक्लियॉन में क्या सब एटॉमिक पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है? न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, डरो मत, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, पहले प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है, एक एटॉमिक नंबर है, एक मास नंबर है। जब ड्यूट्रियम आया तो उसमें 2 एटॉमिक मास हो गया और एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो एक ही है, तो एक और क्या आ गया, एक न्यूट्रॉन आ गया। जब ट्रिटियम पे हम पहुंचे तो 3 एटॉमिक मास है और 1 एटॉमिक नंबर है, तो 3 एटॉमिक मास क्यों है, प्रोटॉन तो एक ही है, तो क्या चीज बढ़ गई, 2 न्यूट्रॉन आ गए। क्लियर? बोलो, आप लोग को क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? अब आप अपने आप लिख के दिखाओ मुझे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इसको एक्सप्लेन करना, एक्सपेंड करके लिखना आपने। मैं लिखती हूँ उसमें, फिर आपको दिखाऊंगी, आप लोग अपना भी लिखिए। मैं इसमें लिखती हूँ, आप लोग अपना लिखिए।
देखो, प्रोटॉन है, प्रोटियम है, इसमें एक एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक मास है, 1 प्रोटॉन है ओनली. यू विल राइट डाउन लाइक दिस. इन ड्यूट्रियम 1 and 2 है, एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन. नाउ ट्रिटियम पे 1 and 3 है, 1 एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. समझ में आया? क्लियर? Yes, तो ma'am. न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जा रहा है? कौन से आइसोटोप में नहीं है न्यूट्रॉन? Protium. प्रोटियम में नहीं है. ड्यूट्रियम में 1 आ गया और ट्रिटियम में 2 आ गए. तो ये आइसोटोप है. आपको आ सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ आइसोटोप. तो आप ड्यूट्रियम ट्रिटियम का एग्जांपल दे सकते हैं, आप कार्बन का दे सकते हैं C6 C12 एंड C14, आप क्लोरीन का भी दे सकते हैं. 3 आपको आइसोटोप मैंने पढ़ाए थे. कार्बन में C6H12 है, तो उसका मतलब है एटॉमिक मास 12 है, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है. लेकिन जब C6H ऊपर 14 जाता है तो 6 प्रोटॉन हो जाते हैं और 8 न्यूट्रॉन हो जाते हैं. तो एटॉमिक मास जब डिफरेंट वो होता है, आइसोटोप आता है, तो इसमें क्या चीज बदल जाती है? न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं तो प्रोटॉन उसका एटॉमिक मास भी चेंज हो जाता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज आइसोटोप के बाद क्या है? आइसोबार. आइसोबार जो है उसका उल्टा है. इट इज जस्ट आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग है, बट आइसोबार में दे हैव सेम एटॉमिक मास बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. आइसोबार में दे हैव सेम एटॉमिक मास बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. जैसे कैल्शियम और आर्गन है. कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक मास 20 है, मगर उसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 18 है, 20 है, आई एम सॉरी, एंड आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. तो ये आप देखिए, आइसोबार को आप बहुत ध्यान से लिखना है. और दूसरे आइसोटोप के यूजेस आ सकते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइसोटोप्स ऑफ एन एटम एंड देयर यूजेस. या शॉर्ट नोट्स लोगी तो भी आपको यूजेस लिखने हैं. प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम समझाएंगे, कार्बन के समझाएंगे, और फिर आपको उसके यूजेस लिखने हैं. शॉर्ट नोट्स में लिखने का मतलब होता है आप जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में ब्रीफ में लिखो. देन यू विल राइट द यूजेस ऑफ द आइसोटोप्स. तो अब आपके पास आया आइसोबार. आइसोबार क्लियर हुआ? आप आइसोबार बताइए कौन क्या होता है आइसोबार? व्हाट इज आइसोबार? Ma'am, isobars Isobar are of an atoms of atom different having elements with different atomic numbers but same mass numbers. Then example, Ma'am, argon and calcium. argon. Argon and calcium. Argon noble gas है. Argon is a noble gas. ध्यान रखना 2, 8 और 18 है ना, से 2, 8 और 8. आर्गन इज ए नोबल गैस, ये रिएक्ट नहीं करता. कैल्शियम का है 2, 8 and 2. तो ये उनका मास नंबर क्या है? 20, 20, एंड एटॉमिक नंबर 18 and 20. मास नंबर 40, आई एम सो सॉरी, दे हैव एटॉमिक मास नंबर 40 बट देयर एटॉमिक नंबर इज 18 and 20 and they have mass number 40. फिर से पढ़िए, आइसोबार के बारे में पढ़िए. मैंने ही गलत बोल दिया था, मास नंबर 40, आई एम सो सॉरी. आप पढ़िए आइसोबार, दोबारा पढ़िए. आइसोबार के बारे में पढ़िए. Ma'am, isobars are atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number. हाँ, एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे ना. calcium and argon. Example, calcium and argon. नहीं, उसको एक्सप्लेन करना है कैल्शियम एंड कार्बन. या आप जब भी लिखेंगे आइसोबार या आइसोटोप के बारे में, तो उनको डिफाइन करने के बाद आप उनका एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल, कैल्शियम एंड आर्गन both have the same atomic mass 40, but their calcium has got 20 atomic number and argon has got 18 atomic number. समझ में आ रहा है? बोलिए, इतना कंप्लीट कौन बोलेगा? बोलो. Isobar of an atom having same mass number but different atomic number. The बोलो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. examples are calcium and argon. They have same atomic number. Sorry, they have same mass number 40, but 40, different. हाँ. But different atomic number. Calcium has got 20 and argon has got 18. Very good, very good. Calcium has got 20 atomic number and argon has got 18 atomic number.
ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो कह रही हूँ ना, आप लोगों से आई गेट एनर्जी फ्रॉम यू पीपल। आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो मुझे अंदर एनर्जी आती है। व्हेन यू पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड, आई डोंट गेट एनी एनर्जी। इसलिए कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। अगर आप चाहते हैं रेखा मैम के अंदर एनर्जी रहे तो आप यू कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, read it yourself. What is the next question? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मेरे पास बुक और कॉपी लेके बैठा करो सब लोग, बोलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Sodium has completely filled. K and L shall explain. हाँ, सोडियम पॉजिटिव है। एक बात देखिए, N पॉजिटिव है। यही तो क्वेश्चन में पढ़ने की बात है जो मैंने आपको पढ़ने को दिया है। नहीं तो मैं भी पढ़ सकती थी। सोडियम में ऊपर पॉजिटिव साइन लगा। आप क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, क्या लगा सोडियम में? यस मैम। क्या लगा सोडियम में? पॉजिटिव साइन लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइन, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बाहर के शेल में एक आता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। के शेल में 2 जाते हैं इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 जाते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एम शेल में जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब क्या है कि इन्होंने सोडियम पॉजिटिव कहा है, तो इसका अरेंजमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका अरेंजमेंट होगा 2 के शेल में और एल शेल में 8। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है ना? क्योंकि वो जो एक एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो हटा दिया, तभी सोडियम पॉजिटिव हुआ। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या हुआ कि प्रोटॉन तो 11 है और आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 हो गए, तो n पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? इसी तरह अगर किसी नेगेटिव के बारे में पूछेंगे तो उस नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? आप ये दोबारा पढ़िए सोडियम के बारे में। ये ध्यान रखना है आपको, उन्होंने क्यों दिया है n पॉजिटिव।